Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of the weekly wrap up. इस हफ्ते का जो भी important current affairs articles थे, quickly से इसको हम समझते हैं from the 30th of June to the 5th of July. Let's start with the first article. पहला आर्टिकल है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है गए थे 5 ऐसे nations में. So we've seen so far he's gone to Ghana and he's gone to Trinidad and Tobago. लेकिन तीसरे और countries कौन से हैं ये सब हम quickly कैप करते हैं. सो वेस्ली घाना गए थे. दिस वाज द फर्स्ट प्लेस दैट ही वेंट टू एंड यहाँ पे इफ यू सी दैट प्रधानमंत्री वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट आफ्टर 30 years, राइट. It is also the largest export destination for Ghana. Okay, so India जो है घाना से बहुत यहाँ पे चीजें जाती हैं इंडिया के पास. So a lot of imports and gold is the major thing that we see of the things. Next is Trinidad and Tobago. ये दूसरा place था, second place, and this is the again first Indian PM since 1999 to come. अगर हम देखते हैं ये कौन से ओशन में होता है, अटलांटिक ओशन में. ओके, ये छोटा सा रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, नियर वेनेजुला. ठीक है, तो ये टोबैगो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? कमला प्रसाद बिसेसरा. इनका जो है ये इंडियन ओरिजिन से है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. फर्दर घाना की बात करें, घाना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इट इज जॉन महामा और इनका कैपिटल, घाना का कैपिटल क्या है? आक्रा. Okay, whereas if you talk about the capital of Trinidad and Tobago, it is the Port of Spain. Next is Argentina. Argentina की अगर हम बात करें, the capital that we see is Buenos Aires and इनके president है Javier Milei. Alright. Then we have Brazil. Brazil भी जाएंगे. That the president here is Lula da Silva and Brazil we are seeing he'll be going to Rio de Janeiro. Then we also see Namibia जाएंगे. ठीक है, नमीबिया जो है इनका कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल इज विंडोक. एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज नेतुम्बो नंदी डेथवे. शी इज द फर्स्ट इनफैक्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया. ये न्यूज हमने देखा था कुछ महीने पहले. सो दीज आर द रीजन्स वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर विल गो. तो ये हमने क्विकली देखा था. यू कैन नोट दीज डाउन. द प्रेसिडेंट नेम जावियर मिले. ये इंडियाज 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मेनली फॉर लिथियम की सप्लाई के लिए ये इंपॉर्टेंट है. एंड लिथियम के लिए वी नो द कंट्रीज A, B एंड C, दैट इज अर्जेंटीना, ब्राजील एंड चिले. यहाँ पे बहुत ज्यादा लिथियम पाया जाता है. ब्राजील की बात करें, ब्राजील में ब्रिक्स एक कॉमन मेंबर कंट्री है. वी सी दैट ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन मेंबर्स हैं एंड यहाँ पे वो गए भी थे फॉर द समिट. ओके, सो ही बी विजिट टू अटेंड द ब्रिक्स समिट हियर. देन वी ऑल्सो सी इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ अमेरिका. एंड नमीबिया जहाँ पे हमने चीतास भी लेके आए हैं, राइट. वी वॉट चीतास अंडर द चीता रीलोकेशन प्रोजेक्ट. तो देन वी आर ऑल्सो सीइंग दैट फर्स्ट विजिट बाय मोदी एंड द थर्ड एवर बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर. तो ये हमने इस हफ्ते देखा था कि प्रेसिडेंट मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलग अलग विजिट्स. फर्दर प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक अवार्ड भी दिया गया था, एक मेडल भी दिया गया था. किसने? घाना ने. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्डर? इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना. दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द घाना गवर्नमेंट. ओके, सो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना इसको कहते हैं. और अलग अलग हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या ट्रीटीज साइन की थी. तो घाना, इस हफ्ते घाना गए. सो घाना के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं? रिमेंबर इट लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. तो कोस्ट ऑफ आइवरी, दैट इज आइवरी कोस्ट, कोट दे आइवरी बोलते हैं इसको, बुर्किना फासो एंड टोगो, ये कंट्रीज है घाना के सराउंडिंग. घाना में हम जन औषधि केंद्र एस्टैब्लिश करेंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे बच्चों को, आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग, ये सब हम करेंगे एंड यूपीआई भी स्टार्ट करेंगे. सो रिमेंबर यूपीआई, पहली कंट्री कौन सी है जहां पे हमने यूपीआई एस्टैब्लिश किया था या अडॉप्ट किया था आउटसाइड इंडिया? इट इज नेपाल. ओके, एंड घाना में भी अभी होगा यूपीआई टेक्नोलॉजी. फर्दर
हमने देखा था कि इनके जो प्रोग्राम्स हैं इनको सपोर्ट करेंगे, इंडिया ने ऐसा कहा था। द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज एजेंडा 2063 एंड अफ्रीकास डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। हम ये भी चाहते हैं कि गाना या अफ्रीकन यूनियन एक प्रेसिडेंट बने G20 का, तो इसको भी हम सपोर्ट करें, अफ्रीकन यूनियन बिकमिंग अ G20 प्रेसिडेंट। फर्दर एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को हमने ट्रिब्यूट भी दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया था, दैट इज क्वामे क्रूमा, ओके, एंड गाना इज कॉल्ड एज द बीकन ऑफ इंस्पिरेशन। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे वॉशिंगटन DC टू पार्टिसिपेट इन द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स समिट। तो उसके लिए पता होना चाहिए क्वाड क्या है, तो जल्दी से देखते हैं। क्वाड जो है 4 मेंबर कंट्री से बनता है, जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान। ठीक है, ये कंट्रीज आपको याद रखना है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US एंड इंडिया। सो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये केवल एक म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ताकि हम कोऑपरेशन कर सके। कौन से रीजन में? दिस इज विच रीजन? द इंडो पैसिफिक रीजन। और इंडो पैसिफिक में हम किस कंट्री को ज्यादा डोमिनेंस में देखते हैं? ऑफ लेट हम देखते हैं कि चाइना बहुत डोमिनेंट प्लेयर बन रहा है, तो उसको कर्टेल करने के लिए ये ग्रुपिंग हम देखते हैं। सो इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द आसियान रीजनल फोरम। यहाँ पे 24% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन होता है, 35% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP एंड 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन 4 कंट्रीज बनाते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ और अडॉप्ट किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन दैट वाज अडॉप्टेड? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। Quad at Sea Ship Observer Mission. And what are we aiming to do this? Maritime cooperation in the Pacific Ocean, in the Indo-Pacific Ocean को बढ़ाने के लिए। Remember, exercise का नाम है मलाबार। Malabar is a joint naval exercise. Okay, joint naval exercise. Of which countries? Of the Quad member countries. So ये 4 member countries मलाबार exercise करते हैं। ये कैसा अलग है? This is initiative among the coast guards. ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे मिलिट्रीज इन्वॉल्व है, whereas यहाँ पे द कोस्ट गार्ड्स आर इन्वॉल्व। सो दैट इज व्हाई सी शिप ऑब्जर्वर ये बेस्ड है ऑन द वेलमिंगटन डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया था लास्ट ईयर जब समिट था इन USA। ठीक है, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। रिमेंबर, इस बार का जो क्वाड समिट होगा, द लीडर्स समिट, ये होगा इंडिया में। यानी कि दिस टाइम क्वाड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2025 में इंडिया में था और 2024 यानी लास्ट ईयर कहां पे था? इट वाज इन USA, द क्वाड लीडर्स समिट। ठीक है, और इस बार जो फॉरेन मिनिस्टर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का समिट वो कहां था? वो कंटिन्यूएशन था लास्ट ईयर का समिट का। सो दैट वाज आल्सो इन USA ओनली, इन वॉशिंगटन। सो यू नीड टू नो दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू क्वाड। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल एक न्यू स्कीम के बारे में है जो कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है। द नेम ऑफ द समिट और द नेम ऑफ द स्कीम इज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI। कितना पैसा रखा है इसके लिए? 99,446 करोड़। एंड इसमें मेजर फोकस किस पे दिया गया है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। एंड विच सेक्टर अगर मेनली पूछेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया है, सो स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो जितने ज्यादा तुम एम्प्लॉयज को लोगे, ओके, हायर करोगे, उतना तुमको इंसेंटिव मिलेगा। This is how it works. So what is the time period duration that we see? It is between August 1st, 2025 all the way till July 31st, 2027. इन बीच में जो भी तुम employees को लेते हो उसके आपको incentives मिलेगा। Okay, now first time employees will get 1 month's wage which is 15,000. Employers यहाँ पे incentive मिला, कितना incentive मिलेगा employers को hire करने में? 3,000 per month per additional employee. ओके, ये 2 साल के लिए होगा फॉर ऑल सेक्टर्स, दैट इज 2025 से लेके 2027। बट
3rd and 4th ईयर एक्सटेंड और 2 साल एक्सटेंड किया है किस सेक्टर के लिए? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो सभी सेक्टर्स के लिए सिर्फ 2 साल के लिए है, 25 से लेके 27, बट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और 2 साल में इसको एक्सटेंड किया है। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू ELI स्कीम। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है हम देखते हैं, इट इज बिटवीन द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। तो हम देखते हैं कि थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है पैटोंगत्रिन शिनावात्रा, राइट, दिस इज हर नेम, दैट्स अ फोटो। तो इन्होंने एक कॉल किया था, कॉल हैज बीन लीक्ड, एंड किसको कॉल किया था? कंबोडिया के जो सीनेट प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है हुन सेन। ओके, तो हुन सेन के साथ जो कॉन्वर्सेशन वो लीक हुआ था, एंड दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज रिमूव्ड। अभी क्या था उस कॉल में? उस कॉल में बताया था कि उन्होंने हुन सेन, कंबोडिया के जो सीनेट प्रेसिडेंट है, उनको अंकल कह के बुलाया और उन्होंने अपनी ही मिलिट्री को यहाँ पे ऑपोजिशन या उसकी अंडरमाइन किया है, अपनी खुद की थाईलैंड की मिलिट्री को अंडरमाइन किया है। तो इसीलिए क्लैशेस और सब हम देखते हैं कि लोगों पे इनका भरोसा कम हो गया। नाउ थाईलैंड और कंबोडिया का जो रिलेशंस हैं ये पहले से ही कुछ ठीक नहीं थे बिकॉज ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंबोडिया और थाईलैंड, ये मैप है, एंड यू कैन सी थाईलैंड shares its borders with which countries? It shares its borders with Myanmar, Laos, okay, and Cambodia, whereas Cambodia also shares borders with Thailand, Laos and Vietnam। और यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे अंडमान सी है। तो हम देखते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स 1907 का एक मैप है, फ्रेंच कॉलोनियल मैप, जो कंबोडिया कहता है कि जो एरिया है वो उनका है, whereas थाईलैंड उसको मानती नहीं है। बट ऑफिशियली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सपोर्टिंग होम इन दिस केस कंबोडिया। Now what is that disputed place जहां पे दोनों डिस्प्यूट करते हैं कि ये हमारे इलाके में आता है? That is प्रिया विहार टेम्पल। ये एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। सो ये साइट कंबोडिया के अंदर आता है, ये इनफैक्ट लेकिन ये डिस्प्यूट किया जाता है थाईलैंड में। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र ने स्क्रैप किया है ओके द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इनफैक्ट कुछ महीने पहले देखते हो तो वहां पे हमने आर्टिकल देखा था दैट महाराष्ट्र एक्सेप्टेड द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, लेकिन अभी क्या करती है वो, उन्होंने इसको बोला है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ओके बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ऑल अबाउट। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है टू इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्लासेस 1 to class 5 में। एंड व्हाट इज द 3 लैंग्वेज पॉलिसी? फर्स्टली तुम्हारा एक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होगा, स्टेट लैंग्वेज होगा जो है महाराष्ट्र, सेकेंड इज हिंदी लैंग्वेज, और थर्ड है इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना था विद रिगार्ड टू द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। नाउ रिमेंबर ये 2020 के पॉलिसी में भी कहा था, बट ओरिजिनली अगर आप बात करें 3 लैंग्वेज पॉलिसी आया था 1968 में, और इस 1968 के पॉलिसी में उन्होंने हिंदी को बोला कंपल्सरी, हिंदी वॉज मेड कंपल्सरी। बट रिमेंबर इस 2020 की पॉलिसी में हिंदी कंपल्सरी नहीं है, इट इज एनी इंडियन लैंग्वेज ओके, एनी इंडियन लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 22 लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं 8th शेड्यूल में, राइट। तो एनी इंडियन लैंग्वेज हो सकता है। तो महाराष्ट्र ने सिलेक्ट किया हिंदी, बट नॉट नेसेसरी कि हिंदी ही होगा, ठीक है। सो NEP में बोला है कि हिंदी विल नॉट बी कंपल्सरी, whereas यहाँ पे 2020 में बोला है एनी इंडियन लैंग्वेज आप ले सकते हैं। सो दिस रेकमेंड्स द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बट डज नॉट मैंडेट कि यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज होगा, ये स्टेट्स पे छोड़ते कि तुमको कौन सा चाहिए तुम वो एक्सेप्ट कर लो। बट द एम्फेसिस हियर इज ऑन मराठी, द एम्फेसिस हियर इज ऑन द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस इज एटलीस्ट टिल द एज ऑफ टिल द ग्रेड 5th स्टैंडर्ड तक, टिल 5th क्लास तक तुमको यहाँ पे मदर टंग प्रमोट करना है, तुम्हारा रीजनल लैंग्वेज, ताकि हम डाइवर्सिटी को प्रमोट करें, डाइवर्सिटी को, हमारे जो है हमारी कल्चर को
प्रमोट करे. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दे हैव विथड्रॉन दिस बिकॉज ऑपोजिशन आया कहां से, द एकेडमिक्स से, एक्टिविस्ट से, ऑपोजिशन से, तो अलग अलग चीजों से उनको ऑपोजिशन मिला एंड दैट इज व्हाई दे हैड टू स्क्रैप इट. यहाँ पे प्रोटेस्ट भी आप देख सकते हो. नाउ हिंदी की बात करें, हमने देखा है कि व्हाट आर द नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ द यूनियन, लेकिन इंग्लिश विल आल्सो कंटिन्यू फॉर 15 इयर्स. ठीक है, ये बताया था 343 में. लेकिन प्रोटेस्ट के वजह से इन 1960s एंटी हिंदी एजिटेशंस हुए थे तमिलनाडु में, जिसमें इट वाज द गवर्नमेंट ताकि टू अलाउ द इंग्लिश एज अ को ऑफिशियल लैंग्वेज. तो इन प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने बोला नहीं, आप इंग्लिश को 15 साल नहीं, इसको को एग्जिस्ट करना है किसके साथ, हिंदी के साथ एज अ को ऑफिशियल लैंग्वेज. Now 3 language policy, when did it come? I told you 1968. यहाँ पे हिंदी स्पष्ट लिखा है कि हिंदी होना ही चाहिए, बट अगर हम देखें 2020 में बोला है कि इट शुड बी रीजनल लैंग्वेज, एनी इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश. ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज 2 policies are different. So apart from Maharashtra, what are the countries are opposing the 3 language formula? West Bengal, Kerala as well as Tamil Nadu. ये 3 states भी यहाँ पे oppose कर रहे हैं. Proceeding to the next article. Now Election Commission of India ने delist किया है बहुत सारे ऐसे पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को. तो इनके पास कौन सी पावर है या ये क्या होता है डीलिस्टिंग, ये सब हम क्विकली देखते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पहले जानते हैं दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में दिया है. कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 324. दिस आर्टिकल सेज आल्सो इट गिव्स द पावर टू whom the election commission of India, okay, to notify कौन से पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कौन से सिंबल्स देना है उनको, या इलेक्ट्रल रोल रिलीज करना है. तो ये सब इलेक्शन कमीशन यानी पूरा इलेक्शंस देखती है. कौन से इलेक्शंस देखती है? प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, right? Apart from that, Lok Sabha elections, Rajya Sabha elections, right? All of these elections are looked after by the ECI. Remember, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज ये जो इलेक्शंस है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन देखती है, नॉट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो सिर्फ ये वाले इलेक्शंस आर डन बाय ECI, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ओके, नाउ अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज ये हमारे संविधान में दिया है अंडर आर्टिकल 19(1)(c. ठीक है, इट इज द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एज अ फंडामेंटल राइट. फर्दर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये एक्ट बोलता है कि तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अ पॉलिटिकल पार्टी. सो कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 29A ऑफ द RP एक्ट, इट गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन. तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या सबमिट करना चाहिए अगर तुमको चुनाव में लड़ना है? यू नीड टू एंश्योर यू आर सबमिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेमोरेंडम विद इन 30 days ऑफ द फॉर्मेशन. तुमको अलीजियंस, इनको रिस्पेक्ट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. Now political parties 2 तरीके के होते हैं, हम देखते हैं. One is the registered party, registered unrecognized party, and the second one is registered recognized political party. Once again, पहला है registered unrecognized party and the second one is recognized political parties. तो अनरिकग्नाइज्ड और रिकग्नाइज्ड, तो एक बार तो आपने रजिस्टर कर लिया. रजिस्टर करने के बाद आप 2 सेक्शंस में डिवाइड हो, इधर आप रिकग्नाइज्ड हो या आप अनरिकग्नाइज्ड हो. ठीक है, तो अगर एक पार्टी अनरिकग्नाइज्ड है, ये रजिस्टर्ड तो है, ये तो सही है, बट इनका पास प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है टू गेट रिकग्निशन. मतलब it does not have many votes, it does not have many seats in the Lok Sabha, Rajya Sabha और State Legislative Assembly. तो मतलब registered है but इतना इनका recognition नहीं है, इतना famous नहीं है, तो इसको बोलेंगे unrecognized parties. तो ऐसे 2800 ऐसे unrecognized parties है. Is that clear? Now
रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी है? ये पार्टीज आर बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, मतलब उनका वोट शेयर, सीट्स, बहुत उनका रिकग्निशन है, तो ये रिकॉग्नाइज पार्टीज में आएंगे। ओके, और उनको क्या मिलेगा अगर आप रिकॉग्नाइज्ड हो? अगर आपको ईसीआई कहती है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट योर ओन चॉइस ऑफ इलेक्शन सिंबल। तो अगर आपको हाथ चाहिए या आपको कमल चाहिए, आप ये खुद चुन सकते हो और वो परमानेंट आप रख सकते हो। लेकिन आप अगर रिकॉग्नाइज नहीं हो तो आपको देगी ईसीआई सिंबल, आपको चुनने का यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्दर यू गेट फ्री ब्रॉडकास्टिंग स्लॉट्स, आपको ब्रॉडकास्ट करना है आपके पार्टी के बारे में, राइट, उनको स्टार कैंपेनर्स, तो अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको मिलती है अगर आप एक रिकॉग्नाइज पार्टी हो। ठीक है, तो ये था विद रिगार्ड टू द कैटेगरीज। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। और यहाँ पे IMD जो इंपॉर्टेंट बॉडी है विद रिगार्ड टू फोरकास्टिंग इन इंडिया, विद रिगार्ड टू द वेदर फोरकास्टिंग, ये कहता है कि जुलाई में हमको बारिश अच्छी खासी मिलने वाली है, अबाव नॉर्मल रेनफॉल। तो जल्दी से IMD के बारे में देखते हैं। IMD जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में। It is for an agency for the weather forecasting, right? Weather forecasting and meteorological observation. तो एटमॉस्फेयर रिलेटेड जो भी है IMD देखता है, वार्निंग्स देता है। 4 कलर्स में वार्निंग देखता है। विच आर द कलर्स? ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्योर, विबग्योर के 4 लेटर्स। रेड मतलब खतरा, ग्रीन मतलब सिचुएशन इज ऑल कंट्रोल्ड। फर्दर कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, बट बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज भी है इन मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, नागपुर एंड गुवाहाटी। तो इनका मेजर फंक्शन क्या है? वेदर फोरकास्टिंग, साइक्लोन वार्निंग, रेनफॉल मॉनिटरिंग। ठीक है, तो अलर्ट्स भेजना। एंड इसके लिए हमने देखा है कि अलग अलग मिशन भी बने हैं, जैसे कि मिशन मौसम बना है। वी हैव द भारत मॉडल टू इंश्योर कि हम जो वेदर फोरकास्टिंग भी दे रहे हैं ये और भी प्रिसाइज हो, ठीक है, और भी सही हो। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू द IMD ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दिस इज द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इस स्कीम के लिए 10 साल पूरे हुए हैं, 10 years of this. That is why this has been in the news. Now let's understand some quick facts about it. Digital India ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। It was launched in 2015. तो ये क्या करना चाहता है? ये सब कुछ डिजिटल करना चाहता है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एवरीथिंग दैट दे वांट, इट शुड बी ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट, ताकि अच्छे से ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सभी जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस है ये एफिशिएंट हो। दैट इज द मेजर एम ऑफ इट। सो इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, राइट। और यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स और सब आते हैं। तो जल्दी से देखते हैं विच आर द स्कीम्स दैट कम अंडर द डिजिटल इंडिया। यहाँ पे So we have the Umang scheme. Umang scheme full form है Unified Mobile Application for New Age Governance, ताकि सभी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है तुमको एक ही ऐप के थ्रू मिलेगी। तो आप iOS या Android में इसको डाउनलोड कर सकते हो टू हैव ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज इन वन ऐप। सेकेंडली डिजी लॉकर आपने सुना ही होगा, ताकि आप आपके डॉक्यूमेंट्स, राइट, आपका जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स है दैट यू कैन गेट इट और यू कैन स्टोर इट इन अ क्लाउड एंड दैट इज अ डिजी लॉकर। तो आपको कहीं भी चाहिए होगा, आपको बस लॉग इन करना है एंड आपके डॉक्यूमेंट सब सलामत है उसी क्लाउड में। थर्ड वन, माई गवर्नमेंट। ओके, तो अगर ये सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे रिड्रेसल, अगर आपको कोई शिकायत है, ये सब भी आप वहां पे कर सकते हो। तो एंगेजिंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया। थर्ड इज बीम ऐप व्हिच इज भारत इंटरफेस ऑफ मनी, एंड ये आपको पता ही है UPI, राइट, अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए, अगेन थ्रू डिजिटल मीडियम। थर्ड लास्ट वन, इनाम इज फॉर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको ट्रेड करना है फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज तो उनके लिए इनाम पोर्टल है। नाउ इफ यू आस्क कि उसका जो मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी कौन सी है, दैट इज METI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हिच इज लुक्ड आफ्टर बाय अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो ये इनके मिनिस्टर है। नाउ मॉनिटरिंग कमेटी भी है विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो पूरे प्रोग्राम को ओवरसी करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल डिजिटल इंडिया के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अगला है एक और ऐप के बारे में विच इज कॉल्ड एज द रेल वन ऐप।
तो रेल वन ऐप रिसेंटली अनाउंस किया गया था इस हफ्ते, एंड दिस वाज अगेन बाय द रेलवे मिनिस्टर। नाउ रेलवे मिनिस्टर सेम है अश्वनी वैष्णव ही, तो इन्होंने लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में। नाउ हु हैज मेड दिस पर्टिकुलर ऐप? द ऐप इज मेड बाय सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स CRIS और रेलवेज PSU, यानी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो ये जो बॉडी है इन्होंने ये बनाया है। Further, it is aimed at improving passenger interface and digital experience. तो इसका मेजर काम क्या है? अगर आपको बुकिंग करनी है, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल तत्काल बुकिंग है, या आपको सीट्स बुकिंग करनी है, या आपको केटरिंग करना है, केटरिंग ऑर्डर करनी है, खाना ऑर्डर करना है, तो सब कुछ आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। सो इट इज लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन रेलवेज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जुलाई 4th व्हाट वाज सेलिब्रेटेड? इट वाज celebrated as the Independence Day of USA, और हमको पता है this is the 249th Independence Day, ठीक है। और किन से इंडिपेंडेंस मिला था उनको? इनको मिला था ब्रिटिश से। सो ब्रिटिश वर रूलिंग सिंस 1600s, तो तंग आके बहुत सारे उन्होंने एक्ट्स भी उधर लेके आए थे, शुगर एक्ट, टी एक्ट, अलग अलग एक्ट थे, बट यूएस के लोगों में एनलाइटनमेंट आइडियाज और सब पास ऑन हुए थे, तो इनको भी चाहिए था कि ब्रिटिशर्स चले जाए। तो इन्होंने एक डेट भी सेट किया कि इस डेट पे हम आज़ादी मांगेंगे, विच इज़ दैट डेट? इट वाज जुलाई 4th 1977। इसीलिए इस डेट को वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ऑल्दो इंडिपेंडेंस नहीं मिला था उस दिन, राइट, जुलाई 4th को नहीं मिला था। देन व्हेन डिड दे गेट? 1776 में नहीं, 1783 में मिला था, आफ्टर द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ब्रिटिशर्स ने फाइनली तंग आके बोला ठीक है तुमको इंडिपेंडेंस हम दे देते हैं। सो दैट वाज द ट्रीटी ऑफ पेरिस। सो व्हाट वर द रीजंस व्हाई दे गॉट इंडिपेंडेंस? वन मेजर रीजन इज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुए थे एंड सपोर्ट भी मिला था फ्रांस, स्पेन एंड डच का, एंड फाइनली 1783 में दे ग्रांट इंडिपेंडेंस टू द यूएसए। तो इसीलिए वो मनाते हैं, बट दे डोंट सेलिब्रेट इट ऑन September 3rd, that was when the date actually was signed, but July 4th उसी दिन के रिमेम्बरेंस में, जिस दिन उन्होंने बोला था इंडिपेंडेंस उनको चाहिए। सिमिलरली जैसे इंडिया में हम रिपब्लिक डे, राइट, 26 जनवरी मनाते हैं, और हम संविधान को उस दिन ने हमने फोर्स में लाया। व्हाई? बिकॉज हमने 26 जनवरी को 20 साल पहले मांगी थी पूर्ण स्वराज, जनवरी 26, 1930, राइट। तो दैट इज व्हाट द रिमेम्बरेंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट डे। तो इसीलिए वो भी ऐसे ही कुछ सेलिब्रेट करते हैं। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है कि हमारे कुछ डेलीगेट्स गए हैं स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में लॉसान। सो दे हैव गॉन टू लॉसान ताकि वहाँ पे हमारी प्रपोजल रखे कि हमको होस्ट करना है ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स होस्ट करना है, तो इसीलिए डेलीगेट्स गए हैं उसको फाइट करने या उसको प्रपोज करने के लिए। तो ये IOC का हेडक्वार्टर्स है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हेडक्वार्टर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर ओलंपिक्स होगा 2036 में, वो कहाँ पे होगा, कौन से स्टेट में होगा, कौन से सिटी में होगा? इट इज गोइंग टू हैपन इन अहमदाबाद, गुजरात। कौन कौन गए थे डेलीगेट्स? गुजरात के होम और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है हर्ष सांघवी, ओके, बिकॉज ये गुजरात में होगा, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, दैट इज उनकी प्रेसिडेंट जो है PT उषा, शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ IOA, ओके। और बाकी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स और लीडर्स भी गए थे। नाउ प्रॉब्लम ये है कि IOC ने बोला है कि यार तुम्हारे IOA के अंदर ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, तुम नशे बहुत ज़्यादा करते, तुम्हारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, ओलंपिक परफॉर्मेंस तुम्हारा ठीक ठाक नहीं है, ठीक ठाक है। इट्स लाइक कि 71st आए थे, तो इतना भी कुछ खास नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ कंसर्न्स रेज किए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि डोपिंग के मामले में दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज इंडिया इज द हाईएस्ट रैंकिंग इन डोपिंग पॉजिटिविटी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रग्स लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स ताकि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो स्पोर्ट्स में। माइनर्स की बात करें, हमारे माइनर्स में इंडिया इज सेकेंड, ओके, और फर्स्ट कौन सा है? रशिया। ट्रैक एंड एथलेटिक मतलब ट्रैक एंड फील्ड मतलब जो रेसेस और सब में हम देखते हैं उसमें भी हम सेकंड है। पहला कंट्री कौन सा है? केन्या, ठीक है। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं।
अगर हम देखते हैं IOC और IOA के बारे में, इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है ये बनी थी 1894 में बाय पियर द कॉब्यूर्टिन। इनका मिशन है बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? लॉस एंड स्विट्जरलैंड, जहां पे हमारे डेलीगेट्स चले गए थे। एंड इस बार प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट टाइम बना है एक फीमेल एंड एन अफ्रीकन प्रेसिडेंट, ओके, इन वन, दैट इज कर्स्टी कॉवेंट्री। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1927 में। इनका प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर दोराबजी टाटा एंड डॉक्टर AG न्योरिन। अभी कौन है? PT उषा। अभी current president is PT Usha, and this is a non-profit organization registered under the Society Registration Act of 1860. Proceeding to the next article, अगला आर्टिकल है कि यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जब मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा हम गैदर करेंगे सपोर्ट टू रिमूव, टू इम्पीच द हाई कोर्ट जज जिनका नाम है यशवंत वर्मा। तो हमको पता है कि उनके घर में नोट्स मिले थे, करप्शन का केस था, इंक्वायरी कमेटी हुई थी, इंक्वायरी कमेटी ने सबमिट भी किया रिपोर्ट और इस बेसिस पे उन्होंने ये कहा है। नाउ रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को निकालना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि 2 रीजंस की वजह से तुम इनको हटा सकते हो। विच आर द 2 रीजंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? Proved misbehavior and incapacity। तो इन 2 रीजंस की वजह से ही तुम इनको हटा सकते हैं, कोई और रीजन नहीं हो सकता। फर्दर प्रोसीजर क्या है अगर तुमको हटाना भी है तो ये फर्स्टली आपको 100 MPs इधर फ्रॉम लोकसभा या 50 MPs फ्रॉम राज्यसभा, इधर, ठीक है, नॉट बोथ, इधर। तो इधर यहां से या इधर यहां से तुमको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ये डिसाइड करते हैं कि आगे इस मुद्दे को लेके जाना है या नहीं, इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो एक बार मान लो उन्होंने सपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया, फिर कॉन्स्टिट्यूट होता है 3 मेंबर बॉडी। 3 मेंबर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये 3 लोग बनाते हैं। 3 लोग वापस से एक रिपोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं कि क्या वो जज गिल्टी है या नहीं। एक बार उनको लगा कि ये जज ने जो किया ये गलत किया, देन वोटिंग होती है। कौन वोटिंग करता है? वोटिंग इज डन बाय whom? वोटिंग इज डन बाय द द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है और कैसे वोटिंग होती है? बाय स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3, 2/3, ठीक है। तो दोनों हाउसेस में जब 2/3 मेजोरिटी से पास होता है तो ही हम वापस प्रेसिडेंट इसको हटाएंगे। फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? द प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट फाइनली साइंस द ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जज। दोनों में प्रोसेस सेम है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के लिए ऐसा ही प्रोसीजर हमने देखा है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल ऐसा एक 1 लाइनर जैसे आप याद रख सकते हो कि विच इज द कंट्री दैट इज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान रेजिम। हमको पता है तालिबान ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे रूल करते हैं? ये हमारे नेबर यानी अफगानिस्तान में रूल करते हैं। तो हमने देखा है कि अभी जो है रशिया, इट इज द फर्स्ट नेशन टू फाइनली एक्सेप्ट तालिबान एज अ रेजिम। तालिबान ने पावर छीना था फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 2021। इन्होंने कब्जा किया था, बहुत लोग यहाँ पे they went to different places or they fled away as well. तालिबान अभी जैसे कंट्रोल कर रही है, not many governments have accepted, like nobody has accepted या nobody has like much of the relations with this, but रशिया अभी उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया and this is what the current news is. नेक्स्ट आर्टिकल हमने देखा है कि इंडियाज फर्स्ट एवर क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर, इनका नाम क्या है? फर्स्ट क्लिनिक का नाम क्या है? इट इज सबरंग। ओके, सबरंग का मतलब ऑल कलर्स। तो इसमें याद रखना, आपने LGBT का फ्लैग भी देखा होगा, ऑल कलर्स, राइट। सो उससे याद रखना है आपको कि ये जो है ये ट्रांसजेंडर रन फैसिलिटी है। ये क्लिनिक जो है इट इज स्टाफ भी इनका ट्रांसजेंडर है, इनके मैनेजमेंट पूरे ट्रांसजेंडर्स हैं। सो इससे क्या होगा, इवन द ट्रांसजेंडर्स की कोई प्रॉब्लम्स है, दे कैन गो टू दिस पर्टिकुलर क्लिनिक, राइट। तो ये और भी उनके लिए अच्छा है। एंड ये कहाँ पे ओपन हुआ है? दिस इज इन हैदराबाद, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट एवर क्लिनिक, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इससे भी याद रखना है कि इससे पहले भी एक क्लिनिक था इन हैदराबाद ओनली, उसको बोलते थे मित्र।
बट दिस हैज बीन शट डाउन बिकॉज इनको जो एड मिलने वाला था बाय द यूएस एड इन्होंने फंडिंग फ्रीज कर ली, तो ये बंद होना पड़ा, इसलिए अभी सबरंग है और इनको सपोर्ट कर रहे हैं टाटा ट्रस्ट। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा विद रिगार्ड टू द ट्रांसजेंडर क्लिनिक। नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिगार्ड टू द डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में हमने देखा कि सेंटर ने प्रोक्योर किया है 1.05 लाख करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे याद रखना ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही हमने ये एक्वायर किया है, यानी बाहर से नहीं लिया है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डिफेंस एक्विजिशन मीटिंग था, और इसको चेयर कौन करता है? इसको चेयर करते हैं हमारे डिफेंस या हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, और हम ज्यादा डिफेंस पे भी खर्च करते हैं। इट इज सेड दैट वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री जो ज्यादा मिलिट्री स्पेंड करते हैं। सो इंडिया द वर्ल्ड में वी आर 5th इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, राइट। इसके अलावा वी सी दैट हमको कैपेबिलिटीज बढ़ाने हैं स्पेशली अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर्स। ओके, और इसके लिए हमने इंडिजीनियस एक्वायरिंग करना स्टार्ट किया है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने दूसरे कंट्री से भी खरीदे हैं, तो ये भी हमने प्रपोज किया है, एंड दैट इज जुलाई 15 में 3 हेलीकॉप्टर्स आएंगे कॉल्ड एज दी अपाची हेलीकॉप्टर्स। और अपाची हेलीकॉप्टर्स कौन से कंट्री से लेंगे? यूएसए। ओके, लेकिन याद रखना अगर सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स कौन से कंट्री से लेते हैं, ऐसे पूछा गया था इंडिया, तो इंडिया लेती है रशिया से, इंडिया लेती है रशिया से। ओके, और वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूएस से जो है एक्सपोर्ट करता है, और इंपोर्ट की बात करें तो याद रखना यूक्रेन करता है। यूक्रेन, बिकॉज रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यूक्रेन सबसे ज्यादा यहाँ पे इक्विपमेंट्स खरीदता है। नेक्स्ट इज हमने रशिया से लेते हैं, ये तो हमने देखा कि रशिया से सबसे ज्यादा हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। तो एक और हमने खरीदा है कॉल्ड एज INS तमाल, INS तमाल। ओके, तो ये कहाँ से लिया है? ये रशिया से लिया है। ये क्या है एग्जैक्टली? ये एक स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। तो एक छोटा शिप है जो पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे हम मिसाइल्स डाल सकते हैं, मिसाइल्स फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे मिसाइल फ्रिगेट है ये। ओके, नाउ तमाल के अलावा देयर वाज आल्सो तुशील, तुशील पहले था, अभी तमाल है। ठीक है, सो कौन से प्रोजेक्ट में ये बनाया था? प्रोजेक्ट 1135.6 अंडर द तलवार क्लास फ्रिगेट। ओके, नाउ रिमेंबर तुशील क्लास वाज द अर्लियर वन, और अभी तमाल, और इसके बाद हम नहीं लेंगे, ये लास्ट वाला है, बाद में हम खुद से बनाएंगे। तो ऑलरेडी खुद से बनाना हमने स्टार्ट कर लिया है, एंड दैट इज द INS उदयगिरी। ये भी क्या है? ये भी एक फ्रिगेट है। याद रखना, स्मॉलर शिप्स यूज फॉर पेट्रोलिंग। ठीक है, तो ये आप फोटो भी देख सकते हैं उसका, उदयगिरी। कौन से प्रोजेक्ट में ये बना है? दिस इज मेड अंडर प्रोजेक्ट 17A। ओके, दिस इज मेड अंडर प्रोजेक्ट 17। और किसने बनाया है? ये इंडिया में ही बना है, इंडिजीनियस है। सो दिस इज मेड बाय द मैसगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स। ओके, MSDL ने बनाया है। सो दिस इज फॉर द ओपन सी ऑपरेशंस, अगर हमको पेट्रोलिंग और सब करना है तो ये शिप यहाँ पे मदद करेगी। सो दिस इज वन मोर आर्टिकल विद रिगार्ड टू इंडिया एंड फ्रांस ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, और इस एक्सरसाइज कंक्लूड हुआ था इस हफ्ते, कॉल्ड एज शक्ति। तो याद रखना, अगर आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस पूछा, द आंसर इज शक्ति। अगर इंडिया एंड फ्रांस के बीच में नेवी एक्सरसाइज पूछा तो याद रखना वरुणा। ओके, एंड अगर एयरफोर्स एयर एक्सरसाइज पूछा तो आंसर होगा आपका गरुड़ा। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट नेम्स याद रखने हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज वीडियो ऑन द वीकली रैप अप। आई होप you have understood everything, and if you have any questions, use the comment section to answer. Thank you so much for watching.